अपने पास स्क्रीन पे क्लास 12th फिजिक्स का कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और यह सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए ही हैं। तो एक एक क्वेश्चन करके मैं सारे को सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज। चार ऑप्शन दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि चार्ज का इसमें से एसआई यूनिट कौन सा होगा। फर्स्ट इज न्यूटन, सेकेंड इज एम्पियर, थर्ड इज कूलम्ब एंड फोर्थ इज टेस्ला। आपको पता है न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है, एम्पियर करंट का, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट। पूछ रहा है चार्ज का, चार्ज का ऐसा यूनिट आपका कूलम्ब हो जाया करेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन सी होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। सेकेंड क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव नेचर का चार्ज होता है और मैग्नीट्यूड पूछा है तो हम लोग केवल वैल्यू लिखेंगे। वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ऑप्शन डी आपका करेक्ट दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चार्ज ऑफ एन अल्फा पार्टिकल। एक अल्फा पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज होता है यह पूछ रहा है। अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज होता है प्रोटॉन के चार्ज का 2 टाइम्स। प्रोटॉन पे भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड के इक्वल चार्ज होता है। तो अल्फा का चार्ज जब उसका 2 टाइम्स करेंगे तो इस वैल्यू का 2 टाइम्स 3.2 इंटू 10⁻⁻19। 3.2 इंटू 10⁻⁻19 आपका ऑप्शन बी दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी था, 2 का ऑप्शन डी होगा और 3 इज बी। नेक्स्ट पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज। चार्ज का सीजीएस यूनिट या तो स्टैट कूलम बोलते हैं या इसी का एक और नाम ईएसयू। चार्ज का सीजीएस यूनिट स्टैट कूलम। चार्ज का एसआई यूनिट तो कूलम होता है, सीजीएस यूनिट स्टैट कूलम या ईएसयू बोलते हैं। ईएसयू का पूरा नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो 4 का ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, मास ऑफ एन अल्फा पार्टिकल। अल्फा का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज का 2 टाइम्स होता है और अल्फा का मास होता है प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स। तो ऑप्शन डी दिख रहा है इक्वल टू 4 टाइम्स मास ऑफ अ प्रोटॉन। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द यूनिट ऑफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग चार्ज के रेस्ट कंडीशन का स्टडी करते हैं। मैग्नेटिज्म में चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में चार्ज पार्टिकल आपका एक्सेलेटेड होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ चार्जेज एट रेस्ट। 5 का ऑप्शन डी और 6 का ऑप्शन ए हो जाया करेगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ एयर। परमिटिविटी ऑफ एयर को हम लोग एप्सिलॉन नॉट सिंबल से डिनोट करते हैं और इस एप्सिलॉन नॉट का एसआई यूनिट में वैल्यू होता है 1/36 पाई इंटू 10⁻⁹। आप जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। तो एप्सिलॉन नॉट का को यदि राइट साइड ले जाएं तो 9 इंटू 10⁻⁹ नीचे आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट आप लिखेंगे 9 इंटू 4 36, पाई के बदले पाई और 10⁻⁹ भी नीचे। और जब इस पूरे को हम लोग न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं तो यह आता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो बी ऑप्शन आपका फ्रैक्शन फॉर्म में है और इसी को सॉल्व करने पे आप इतना वैल्यू लाएंगे। इसका मतलब बी और सी दोनों ऑप्शन है। ऐसा ऑप्शन दे रखा है डी में, बोथ बी एंड सी। तो 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा। बी भी सही है और सी भी सही है। तो इंडिविजुअली केवल बी या केवल सी को टिक नहीं करेंगे। करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है सीजीएस यूनिट ऑफ परमिटिविटी। परमिटिविटी एप्सिलॉन का या एयर का परमिटिविटी है तो एप्सिलॉन नॉट का ऐसा यूनिट हुआ करता है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यह ऐसा यूनिट है। और यदि हम इसका सीजीएस यूनिट लिखे तो चार्ज को भी सीजीएस में डालना होगा। चार्ज का सीजीएस यूनिट स्टैट कूलम्ब या ईएसयू, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फोर्स का न्यूटन के बदले यदि आप फोर्स का सीजीएस डालेंगे तो डाइन होता है, और मीटर का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो इस परमिटिविटी का सीजीएस यूनिट हो गया ईएसयू स्क्वायर पर डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ईएसयू स्क्वायर पर डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी आपका दिख रहा है सही। क्वेश्चन नंबर 9 है द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ एयर इन सीजीएस यूनिट। एयर का परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट का अभी आपने एसआई यूनिट में वैल्यू देखा था, यह वैल्यू आपका आया था 1/36 पाई इंटू 10⁻⁹ और इसी का पॉइंट में वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब इसी एयर के परमिटिविटी का वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन इस बार यूनिट आपका सीजीएस यूज कर लिया है। तो पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का सीजीएस यूनिट में वैल्यू 1 होता है। तो जब एप्सिलॉन नॉट को इस साइड ले जाएंगे 1 नीचे आएगा, यह वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई। ऐसा ऑप्शन आपका डी दे रखा है। तो 8 का बी और 9 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन एसआई यूनिट इज। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का एसआई यूनिट में वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9 प्लस वाला 9। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 10 नंबर का। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाएं। तो बोल रहा है डायमेंशनल फॉर्मूला बताने के लिए परमिटिविटी का। परमिटिविटी कोई भी हो, चाहे एयर का परमिटिविटी हो या मीडियम का, दोनों का यूनिट भी सेम रहेगा, डायमेंशन भी सेम। परमिटिविटी मीडियम का जो परमिटिविटी है उसका वैल्यू और एयर के परमिटिविटी का वैल्यू तो अलग अलग होगा, लेकिन ऐसा यूनिट और डायमेंशन हमेशा सेम रहा करेगा। तो आपसे परमिटिविटी का डायमेंशन पूछा है। परमिटिविटी का ऐसा यूनिट आप जानते हैं कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ से हम लोग डायमेंशन पे चले तो कूलम्ब मीन्स चार्ज का डायमेंशन या तो आईटी बोलते हैं, नहीं तो एटी बोलेंगे। ऑप्शन में ए कहीं नहीं है, सब जगह आई है, तो हम लोग कूलम्ब के लिए लिखेंगे आईटी। स्क्वायर है तो स्क्वायर। न्यूटन बोला जाता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं न्यूटन। तो केजी मास के लिए, मीटर लेंथ के लिए, पर सेकेंड स्क्वायर मीन्स T⁻⁻²। यह न्यूटन का काम हो गया। अगला है आपका मीटर स्क्वायर। मीटर लेंथ के लिए तो लेंथ का स्क्वायर। इसको जब अरेंज करें m ऊपर जा करके m⁻⁻1, एल और एल स्क्वायर, नीचे में L³ ऊपर गया तो L⁻⁻3, T⁻⁻2 है, ऊपर में T⁻+2, नीचे वाला -2 ऊपर जाकर के +2 होगा तो T का पावर आपका 4 हो जाएगा और I का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन हम लोग देखे m इनवर्स L⁻⁻3 T⁻4 एंड I स्क्वायर, यह बी दिख रहा है शायद। m इनवर्स L-3 T4 एंड I स्क्वायर, ऑप्शन बी हो जाएगा परमिटिविटी का डायमेंशनल फार्मूला। नेक्स्ट पूछा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्जेज। यहाँ आपने लिखा कूलम्ब चार्ज का यूनिट और इसके लिए डायमेंशनल फार्मूला आईटी या फिर एटी। यहाँ आई यूज किया था, यहाँ ए है तो हम लोग एटी बोल लेंगे। 11 का ऑप्शन बी होगा, 12 का ऑप्शन ए हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एसआई यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा सिंबल से डिनोट करते हैं और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा डिफाइंड होता है चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया।
चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब और एरिया का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा का ऐसा यूनिट हो जाएगा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन भी दिख रहा है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, इन द फिगर शोन इफ द नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू इज 0 देन वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू इज। इस फिगर में बोल रहा है कि नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू, इस वाले कैपिटल क्यू पे नेट फोर्स 0 है, तब आपसे रेशियो पूछ लिया कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल क्यू का। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चार्ज पे नेट फोर्स निकाल लेंगे और नेट फोर्स के वैल्यू को 0 के इक्वल कर लेंगे, और 0 के इक्वल करते ही खुद ही वहां से आपको सॉल्व करके कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू का वैल्यू आ जाएगा। यदि आप इस कैपिटल क्यू पे स्मॉल क्यू के कारण चार्ज लेंगे तो यह स्मॉल क्यू पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, लेफ्ट साइड फोर्स लगाएगा। इस फोर्स को आप एफ बोल लीजिए। इस स्क्वायर का साइड नहीं दे रखा है तो समथिंग ए कंसीडर कर ले। इस दोनों चार्ज के बीच का फोर्स हो जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई ए स्क्वायर, डायरेक्शन होगा लेफ्ट की तरफ। अब इसी कैपिटल क्यू पे स्मॉल क्यू के कारण फोर्स लिखे तो स्मॉल क्यू चार्ज इस पे रिपल्सिव फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा, और फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ भी के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई ए स्क्वायर, स्क्वायर है तो सारा साइड इक्वल होगा। तो इस फोर्स को यदि आपने बोला था तो इसे भी अब बोलना होगा। और यह माइनस क्यू चार्ज इस कैपिटल क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ इस दोनों के बीच का जो फोर्स होगा उसे आप बोलेंगे के कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल क्यू बाई इस डिस्टेंस का स्क्वायर। यह डिस्टेंस ए और यह ए, तो यह हाइपोटेनस हमेशा √2a होगा, तो √2a का स्क्वायर कर लीजिएगा। इस वाले फोर्स का नाम मैं एफ डैश दे दे रहा हूँ। इस एफ और इस एफ यह दोनों 90 डिग्री पे है, तो दोनों का रिजल्टेंट √f² प्लस f² √2f², जिसे आप लिखेंगे √2f, और वह रिजल्टेंट पास करेगा दोनों के बीच से, वैल्यू आएगा √2f। अब यदि इस दोनों का रिजल्टेंट यह √2f इस f डैश के मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाए तो डायरेक्शन आपको अपोजिट दिख ही रहा है, नेट वैल्यू 0 हो जाएगा। और क्वेश्चन में बोला भी है कि इस कैपिटल क्यू पे नेट फोर्स को 0 होना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि √2f को इक्वल करेंगे f डैश के, सबका वैल्यू डाल लीजिए। तो वैल्यू डालने पे यह होगा √2f का वैल्यू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई ए स्क्वायर, और एफ डैश का वैल्यू हो जाएगा के कैपिटल क्यू एक और कैपिटल क्यू, तो कैपिटल क्यू का स्क्वायर बाई दोनों के बीच का सेपरेशन है √2a, स्क्वायर करते ही वह हो जाएगा 2a²। यहाँ से आपका के और के कैंसिल, एक कैपिटल क्यू से एक कैपिटल क्यू कैंसिल, a² से a² कैंसिल। आपसे पूछ रहा था कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू, तो स्मॉल क्यू को नीचे ले आए, तो कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू जब आप लिखेंगे यह वैल्यू आपको दिख रहा होगा 2√2, स्मॉल क्यू नीचे आया 2, LHS में गया, √2 पहले से था, तो कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू का वैल्यू 2√2 यदि हो तब जा करके इस कैपिटल क्यू पे नेट फोर्स आपका 0 हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। चाहे तो आप पूरे का स्नैपशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। When a body is charged, if its mass increases, decreases, remains same, may increase or decrease slightly। किसी भी बॉडी को यदि चार्ज करे तो उसके मास पे क्या इफेक्ट होगा यह पूछा जा रहा है। यहाँ पे बताया नहीं है कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है या निगेटिवली चार्ज, तो आप एक बार पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, एक बार निगेटिव। मान लेते हैं अपने पास कोई एक बॉडी है और यह बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, एक बॉडी है इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब यह बॉडी इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। एक पॉजिटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया होगा, और यदि एक इलेक्ट्रॉन लूज किया
तो एक इलेक्ट्रॉन का जो मास था वह मास भी लूज हो गया, इससे एक इलेक्ट्रॉन यदि निकल गया तो एक इलेक्ट्रॉन का जितना मास था उतना मास भी इससे निकल गया। इसका मतलब बॉडी यदि पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है तो मास पहले के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। और बॉडी यदि निगेटिवली चार्ज है, निगेटिव चार्ज तब होता है जब आप बाहर से उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, और यदि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का मास भी साथ में ऐड होगा। इसका मतलब बॉडी यदि निगेटिव चार्ज हो रहा है तो मास पहले से स्लाइटली इंक्रीज होगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपका बताया नहीं था क्वेश्चन में कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है या निगेटिवली चार्ज है। तो यदि पॉजिटिव कंसीडर करें तो मास स्लाइटली डिक्रीज होगा, और निगेटिव करे तो स्लाइटली इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा में इंक्रीज और डिक्रीज स्लाइटली, बहुत थोड़े अमाउंट से बढ़ जाएगा या थोड़े अमाउंट से घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मेटल इज। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को ही हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, एप्सिलॉन आर, या इसी का नाम डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के। और यह डिफाइंड होता है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट मीडियम का परमिटिविटी डिवाइडेड बाई एयर का परमिटिविटी। और इस रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का वैल्यू एयर के लिए 1 हुआ करता है, मेटल के लिए इन्फिनिटी होता है। तो अभी आपसे मेटल के लिए पूछा तो ऑप्शन आपका इन्फिनिटी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन डी होगा, 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाएं। द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा यह आपसे पूछा जा रहा है। स्पेसिफिक चार्ज हम लोग बोलते हैं चार्ज बाय मास रेशियो को। स्पेसिफिक चार्ज मीन्स चार्ज डिवाइडेड बाय मास। चार्ज यदि हम लोग देखें यह स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का है तो चार्ज भी इलेक्ट्रॉन का, मास भी इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 का पावर -19, और मास होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर लीजिए तो 16 डिवाइडेड बाई 91 -31 ऊपर जा करके +31, और पहले से है -19। 31 में से आप 19 माइनस करेंगे तो 19 और 1 20, और 20 और 11 तो 12 आ जाएगा निगेटिव में 10 टू द पावर -12। 16/91 का वैल्यू 1 से छोटा आएगा, और जितना भी आगे का या पावर से आगे का वैल्यू है वह सब 1 से ग्रेटर है। इसका मतलब जब आप पॉइंट अरेंज करेंगे तो यह -12 -13 बन जाएगा। और इस तरह का कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। इस तरह का कोई भी ऑप्शन आपका दिख नहीं रहा है, तो मैं कैलकुलेट करके आपको बता देता हूं कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या होना चाहिए। 16 डिवाइडेड बाई 91 आपका आएगा 0.175। इसके बाद 8 भी है और 10 टू द पावर -12। सॉरी यह ऊपर जा करके +31 और +31 और -19 आपका +12 होगा, माइनस नहीं होगा, +12। तो जब आप पॉइंट अरेंज करेंगे एक डिजिट इधर तो 12 11 बन जाएगा 1.758 इंटू 10 टू द पावर 11। और हर जगह ऑप्शन में आप देखिए तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, इसके बाद वाला डिजिट 5 है, और यह खुद नंबर ऑड है तो इसमें आप 1 ऐड कर लेंगे राउंडिंग ऑफ करने के लिए, तो यह आपका 1.8 इंटू 10 टू द पावर 11, 1.8 10 टू द पावर +11। लेकिन +11 भी कहीं नहीं है आपका, यहाँ पे दिख तो रहा है लेकिन -11 है। तो आप अलग से लिख ले सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू जो स्पेसिफिक चार्ज है वह होगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर 11, और चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब, मास का ऐसा यूनिट केजी, तो कूलम्ब पर केजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कूलम्ब फोर्स इज सेंट्रल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जब भी चार्ज से रिलेटेड हम लोग स्टडी करते हैं तो उसे इलेक्ट्रिक बोला जाता है। दो मास के बीच का फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स और दो चार्ज के बीच का फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स। तो आपका ऑप्शन बी में दिख रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स। ए में था सेंट्रल फोर्स। कोई भी फोर्स यदि डिस्टेंस डिपेंडेंट हो, दो चार्ज हो Q1 और Q2, बीच का सेपरेशन R, तो इसके बीच का फोर्स के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यदि फोर्स का भी डिस्टेंस पे आर स्क्वायर फोर्स का भी डिस्टेंस पे डिपेंड करे तो उस टाइप का फोर्स कहलाता है सेंट्रल फोर्स। तो कूलम्ब फोर्स भी डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है तो सेंट्रल फोर्स भी है। और कूलम्ब फोर्स के द्वारा हम चार्ज के बीच का फोर्स निकालते हैं और चार्ज के बीच का फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाता है। तो आपका ए और बी दोनों सही है और ऐसा ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन आपके पास सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 नंबर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, समवेयर कंजर्वेटिव एंड समवेयर नॉन कंजर्वेटिव, नन ऑफ दीज। कोई भी ऐसा फील्ड या फिर उस फील्ड का फोर्स जिसके कारण एनर्जी स्टोर हो, उस फील्ड को हम लोग कंजर्वेटिव बोला करते हैं। और यदि एनर्जी स्टोर ना होकर के एनर्जी का लॉस करवाए हुआ फील्ड या फोर्स तो उसे आप नॉन कंजर्वेटिव बोलते हैं। या फिर किसी भी फील्ड के कारण एक क्लोज लूप में वर्क डन 0 हो जाए तो कंजर्वेटिव, और वर्क डन 0 नहीं हो तो नॉन कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के कारण एनर्जी स्टोर होता है। जब भी आप एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं और डाइपोल को 90 डिग्री से थीटा डिग्री तक रोटेट करवाएं तो रोटेट करवाने में एक्सटर्नल एजेंट के कारण वर्क डन या डाइपोल में स्टोर्ड एनर्जी माइनस PE cos थीटा आता है। मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वह एनर्जी स्टोर करवा रहा है तो यह कंजर्वेटिव हुआ करेगा। 19 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 है। इफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट अलोंग एक्स एक्सिस देन इक्यू पोटेंशियल इज अलोंग। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका एक्स की तरफ दे दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका बता दिया एक्स एक्सिस की तरफ और पूछ रहा है कि इक्यू पोटेंशियल सरफेस किधर होना चाहिए। तो हम लोग इक्यू पोटेंशियल सरफेस के या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टी से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्यू पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर हुआ करता है। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एक्स की तरफ और इक्यू पोटेंशियल सरफेस इस फील्ड के परपेंडिकुलर, और एक्स के परपेंडिकुलर आपका YZ प्लेन हुआ करता है। तो कोई ऐसा ऑप्शन जिसमें YZ प्लेन लिखा हो, YZ प्लेन आपका ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी हो जाया करेगा। क्वेश्चन नंबर 21 में है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ डिस्चार्ज ट्यूब इज दिस मच Newton per coulomb if the mass of proton is this much kg and its charge is this much, then force on the proton in the field is। एक डिस्चार्ज ट्यूब में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक डिस्चार्ज ट्यूब का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू यहाँ दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। प्रोटॉन का मास भी बता दिया और प्रोटॉन का चार्ज भी बता दिया और आपसे पूछा द फोर्स ऑन द प्रोटॉन इन द फील्ड इज। प्रोटॉन पे फोर्स कितना एक्ट होगा। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई में यदि क्यू चार्ज डाला जाए तो इस क्यू चार्ज पे फोर्स हमेशा लगता है Q इंटू ई। यहाँ पर Q का वैल्यू आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और E का वैल्यू 3.25 इंटू 10⁻⁴। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन। 1.6 में 3.25 से मल्टीप्लाई कर लें
और इस पावर को जब अरेंज करेंगे तो 10⁻⁻19 और +4 मिल करके 10⁻⁻15 हो जाएगा। 1.6 में यदि मल्टीप्लाई करें 3.25 से तो यह वैल्यू आ रहा है 5.2। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 5.2 इंटू 10⁻⁻15 न्यूटन का फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। 2 पॉइंट चार्जेज ऑफ +2 माइक्रोकूलम एंड +6 माइक्रोकूलम रिपेल इच अदर। दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करेगा विथ ए फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। इफ इच इज गिवन एन एडिशनल चार्ज ऑफ दिस मच देन न्यू फोर्स विल बी। तो पहले तो इस दोनों के बीच का फोर्स जो 12 न्यूटन दे रखा है उस पर हम लोग काम कर ले। एक +2 और दूसरा +6। यहाँ पे आप दिखा लीजिए +2 माइक्रोकूलम और यहाँ पर +6 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच का सेपरेशन नहीं दिया है तो खुद से आर कंसीडर कर ले। दोनों के बीच का फोर्स F = के Q1 के बदले 2, Q2 के बदले 6 बाई R² के बदले R²। यह भी माइक्रो में है, यह भी माइक्रो में है। तो दोनों को कूलम में लाने के लिए माइक्रो 10⁻⁻6 और यहाँ भी -6 -12 कर लीजिए। सॉल्व करने पे यह वैल्यू आया 6 × 2 12 के बाई R² इंटू 10⁻⁻12। और इस F का वैल्यू या इस पूरे का वैल्यू इसने बता दिया 12, 1 बोल के छोड़ लें। अब बोला कि इसको और इसको दोनों को एडिशनल चार्ज कितने का दे दिए, -4 माइक्रोकूलम का। तो जैसे ही इसमें -4 ऐड करेंगे यह चार्ज हो जाएगा -2 माइक्रोकूलम का। और इसमें जब ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा +2 माइक्रोकूलम का। सेपरेशन के बारे में कुछ नहीं बोला तो सेपरेशन अभी भी याद रखना होगा। अब न्यू फोर्स निकाले उसे F' बोल ले। F' के लिए K Q1 के बदले 2, Q2 के बदले भी 2 बाई R² के बदले R²। यहाँ भी दोनों माइक्रोकूलम तो 10⁻⁻12 कर लेते हैं। यहाँ से आ गया 2 × 2 4 K बाई R² इंटू 10⁻⁻12। यहाँ पे था K बाई R² 10⁻⁻12, यहाँ भी K बाई R² 10⁻⁻12, लेकिन यहाँ 4 है जबकि यहाँ पे 12 है। मीन्स इस वाले वैल्यू का 3 टाइम्स यह वैल्यू, इसका मतलब F' का 3 टाइम्स 12 है। तो F' को खुद 12 का 1/3 होना होगा। 12 का 1/3 4 न्यूटन। तो सही ऑप्शन आपका 4 न्यूटन हो जाया करेगा। नहीं आपको दिक्कत हो रही हो ऐसे तो इसे इक्वेशन 2 बोल लीजिए और इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग डिवाइड कर लें। तो 1 का LHS 12 है, 2 का LHS F' है और RHS को जब RHS से डिवाइड करेंगे तो इस पूरे टर्म से यह पूरा टर्म कैंसिल, K से K कैंसिल, 12/4 12 कैंसिल, F' इधर गया, 4 इधर आया, F' का वैल्यू 4 आपको दिख गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। सॉरी यहाँ पर एक जगह -4 भी दिखा रहा है। यदि यहाँ पे -4 के बदले कोई और वैल्यू होता तब तो हम लोग 4 न्यूटन सेलेक्ट करते, लेकिन यहाँ पे एक -4 दिखाया तो वैल्यू तो आपका 4 आया था, लेकिन फर्स्ट केस में आपने देखा था कि यह और यह दोनों चार्ज पॉजिटिव था तो रिपल्सिव था। और सेकेंड केस में इसमें -4 ऐड करने पर यह -2 आ गया था और यह वैल्यू -4 ऐड करने पे +2। तो नेक्स्ट चार्ज आपका था एक -2 और एक +2 और एक निगेटिव एक पॉजिटिव। तो दोनों के बीच फोर्स तो 4 न्यूटन ही होगा लेकिन एट्रैक्टिव का होगा। तो यहाँ जो ऑप्शन में एक माइनस दिखा रहा है वह माइनस इस चीज़ के लिए कि दोनों पहले जो रिपेल कर रहा था अब रिपेल ना करके वह दोनों ही एक दूसरे को अब अट्रैक्ट किया करेगा।
तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन करेक्ट कर ले और ऑप्शन इसका ए ना सेलेक्ट करके डी सेलेक्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 पॉइंट चार्जेज ए एंड बी ऑफ चार्ज +4 माइक्रोकूलम एंड -1 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अपार्ट। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेज एंड फ्रॉम द चार्ज कैपिटल बी वेयर द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इज। पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जैसा क्वेश्चन बता रहा है उसके अकॉर्डिंग। 2 पॉइंट चार्जेज ए एंड बी ऑफ चार्ज दिस मच एंड दिस मच आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। एक चार्ज आप ले लीजिए पॉइंट ए पे कितना +4 माइक्रोकूलम और 1 मीटर डिस्टेंस पर एक दूसरे पॉइंट बी पे एक चार्ज दे रखा है -1 माइक्रोकूलम। आपसे पूछा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेज। दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाले लाइन के एलोंग डिस्टेंस और वह डिस्टेंस मेजर करना है फ्रॉम चार्ज बी से कितना डिस्टेंस पर दोनों चार्ज के कारण रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो जाए। तो यदि आप कहीं बीच का पॉइंट पकड़ ले रहे हैं यहाँ पे तो इस पॉइंट पर निगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निगेटिव की तरफ और पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से दूर, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपका राइट की तरफ ही होगा, कभी भी 0 नहीं हो सकता। रिजल्टेंट 0 होने के लिए मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट, तो या तो 0 लेफ्ट की तरफ होगा नहीं तो 0 राइट की तरफ। आपको थ्योरी में पहले बताया हुआ है कि जब भी 0 होता है तो जो स्मॉलर मैग्नीट्यूड का चार्ज है उसके बगल में 0 होता है। तो यहाँ पे हम लोग बी से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट कंसीडर कर ले और मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। यदि इस पॉइंट पर आप चेक करें तो निगेटिव चार्ज के कारण फील्ड का डायरेक्शन निगेटिव की तरफ और इसी पॉइंट पर इस पॉजिटिव के कारण फील्ड होगा पॉजिटिव से आगे, डायरेक्शन अपोजिट दिख रहा है। यदि मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो नेट 0 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड सेम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के कारण KQ/R²। तो पहले इस Q के कारण यहाँ पे ले ले इलेक्ट्रिक फील्ड x डिस्टेंस पे, तो Q के बदले 1, R² के बदले x², और यह फील्ड इक्वल होना चाहिए 4 वाले के कारण यहाँ जो फील्ड होगा उसके 4 वाले का फील्ड होगा Q के बदले 4 बाई डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ 1 और यह x, तो टोटल 1 + x का स्क्वायर। यहाँ पर 1 माइक्रोकूलम और इधर भी 4 माइक्रोकूलम, दोनों माइक्रो कैंसिल ही हो जाएगा, इसलिए मैंने उसे एसआई में कन्वर्ट नहीं किया। के से के कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे 4x² = 1 + x का होल स्क्वायर। इस राइट साइड वाले को a + b के होल स्क्वायर पे ब्रेक नहीं करेंगे, उससे अच्छा है कि दोनों तरफ हम लोग रूट ले ले। तो 4x² का रूट 2x हो जाएगा और 1 + x के स्क्वायर का रूट 1 + x, या x इधर आकर के माइनस, तो 2x विल बी x विल बी 2x - x, x हो जाएगा और x का वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन आपका बी दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाए। 2 पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। 2 पॉइंट चार्ज है 100 न्यूटन से रिपेल कर रहा है। वन ऑफ द चार्जेज इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड अदर इज रिड्यूस्ड बाय 10%। देन न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन एट द सेम डिस्टेंस इज। पहले 2 चार्ज है और दोनों के बीच का फोर्स बता दिया 100 न्यूटन, चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं दिया। तो फर्स्ट चार्ज को आप Q1 कंसीडर कर लीजिए और सेकेंड चार्ज को Q2, बीच का सेपरेशन R, दोनों के बीच का फोर्स लिखेंगे F = K Q1 Q2 / R²। और इस F का वैल्यू इसने बता दिया 100 न्यूटन, तो आप लिख लीजिए 100 = K Q1 Q2 / R²। इक्वेशन 1 बोले। सेकेंड केस में इसने क्या किया कि एक चार्ज को
10% से इंक्रीज और दूसरे को 10% से डिक्रीज। जब Q1 को 10% से इंक्रीज करेंगे तो Q1 हो जाएगा Q1 प्लस Q1 का 10% मीन्स 10/100 या 10Q1 प्लस Q1 11Q1 डिवाइडेड बाई 10, जिसे आप पॉइंट में लिख सकते हैं 1.1 Q1। इसी तरीके से Q2 को यदि 10% डिक्रीज करना है तो Q2 माइनस Q2 का 10/100 0 0 कैंसिल 10Q2 माइनस Q2 9Q2 बाई 10, जिसे लिख सकते हैं 0.9 Q2। तो अब जो नया चार्ज मिला Q1 के बदले आपका इंक्रीज होकर के यह हो गया है 1.1 Q1 और Q2 बेचारा डिक्रीज होकर के हो गया 0.9 Q2। सेपरेशन अभी भी आर रखा। अब नए फोर्स को आप F डैश बोल लीजिए के Q1 के बदले 1.1 Q1, Q2 के बदले 0.9 Q2 बाई आर स्क्वायर के बदले आर स्क्वायर। 1 और 2 दोनों को डिवाइड कर लें तो 100 बाई, या आप 2 में ही 1 से डिवाइड कर लीजिए, थोड़ा इजी होगा। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 कर लीजिए तो 2 का LHS है F डैश बाई 1 का LHS 100। 2 के RHS में जब 1 के RHS से डिवाइड करेंगे तो यह K Q1 Q2 से K Q1 Q2 कैंसिल और बाई के आर स्क्वायर से या आर स्क्वायर कैंसिल, तो आपका वैल्यू बचेगा 1.1 इंटू 0.9, 11 इंटू 9 99, और पॉइंट के बाद एक डिजिट, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो 2 डिजिट बाद पॉइंट ले जाइए। F डैश बाई 100, यहाँ से आप F डैश निकालेंगे तो 0.99 इंटू 100 99 जैसा वैल्यू आपको दिख जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाएं। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 10 ग्राम ऑफ वाटर। 10 ग्राम वाटर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन जनरली आपको केमिस्ट्री में भी दिख जाएगा। जब भी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल निकालने के बाद नंबर ऑफ या तो एटम्स नहीं तो मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालिए। सबसे पहला काम नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल के बाद नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स, और फिर जा कर के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा। तो आपका को दिख रहा होगा कि वाटर का मास दे रखा है ग्राम में, और जब भी मास ग्राम में दिया हो तो नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय या तो एटॉमिक मास नहीं तो मॉलिक्यूलर मास। तो हम लोग नंबर ऑफ मोल निकाले तो मास इन ग्राम 10 बाय वाटर H2O का मॉलिक्यूलर मास 18 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर सॉरी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16। 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास 1 2 का 2, तो यह 16 और 2 मिल करके 18। यह आपका नंबर ऑफ मोल आ गया। इसके बाद नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम, तो इतना मोल में इतना इंटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम हो जाएगा। तो नेक्स्ट है नंबर ऑफ एटम्स, और H2O मॉलिक्यूल है तो एटम्स ना लिख करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिख लें, तो यह हो जाएगा नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर को Na बोल ले। नंबर ऑफ मोल इज 10/18, एवोगाड्रो नंबर 6.022 10 टू द पावर 23। अब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो H2O में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो प्रोटॉन भी 8 और इलेक्ट्रॉन भी 8, और हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन 2 है तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन का 8 और 2 हाइड्रोजन का 2, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है एक मॉलिक्यूल में।
एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतना मॉलिक्यूल में इतना इंटू 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब लिखेंगे तो यह आपका हो जाएगा, इसे अप्रोक्सीमेटली हम लोग 6 बोल लें, और यह 18 है तो 6/18 1/3, और इस 10 को आप इसे दे दीजिए तो इंटू 10⁻24 1/3 होता है 0.333, तो आप इसे लिख सकते हैं 0.33 या कंटिन्यू होता चला जाएगा। और इंटू 10⁻24 जब इसे लिखेंगे पॉइंट एक नॉन जीरो डिजिट के बाद तो 3.3 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। यही आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा 10⁻23 और 6 पॉइंट, ऐसा एक वैल्यू भी नहीं यहाँ भी मैच कर रहा है। यह यदि 23 होता फिर मैच करता, तो यहाँ पर एक नन ऑप्शन दे रखा है तो आप नन टिक कर लीजिए। एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है। Next question, a polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of this much coulomb. एक पॉलीथीन के पीस को हम लोग जब रब किए हैं तो उस पर निगेटिव अमाउंट का इतना अमाउंट का चार्ज आया है। इसका मतलब पॉलीथीन में बाहर से इलेक्ट्रॉन इन किया होगा, या आप बोल सकते हैं कि पॉलीथीन इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, और जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो निगेटिव चार्ज आता है, निगेटिव चार्ज ऑफ दिस मच। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। चार्ज Q का वैल्यू दे रखा है 6.4 इंटू 10⁻⁻9, और आपसे पूछ रहा है हाउ मच इलेक्ट्रॉन, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछा जा रहा है। जब भी चार्ज दिया हो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या और नंबर ऑफ प्रोटॉन कुछ भी पूछे तो हम लोग फार्मूला यूज करते हैं Q = NE = 6.4 10⁻⁻19। यहाँ से n निकालेंगे 6.4 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाई E का वैल्यू होता है 1.6 10⁻⁻19। 1.6 है 6.4 4 टाइम्स, तो 4 इंटू -19 ऊपर जाके +19, पहले से -9 है तो 10⁻10 हो जाएगा। 4 इंटू 10⁻10 ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट। Question number 27. When electrons are removed from an uncharged body, then body gets negatively charged, positively charged, gets negatively charged or positively charged depending upon its size, and last में remains uncharged. वापस से क्वेश्चन पर है, when electrons are removed, आप बॉडी से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो अनचार्ज बॉडी से। बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मतलब बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए गेट्स पॉजिटिवली चार्ज, ऑप्शन बी। और लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाएं। इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज डिफाइंस एज। किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होता है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम लोग लिखेंगे F/Q। और आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफिनीशन से जानते हैं कि फोर्स पर यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ही एक और नाम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड का ही एक और नाम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसा नहीं दिया है, लिखा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाया करेगा। फोर्स पर यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोला करेंगे। द इंड।